हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन, उसमें आईसीटी का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और प्लस कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इसमें 8 टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं ईएमआरएस के। तो उस टॉपिक को पहले देखते हैं हम, फिर प्रत्येक टॉपिक से जो है 10-10 क्वेश्चन हम लोगों ने, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के तौर पे हैं। तो इससे पूरा होलिस्टिक कवर किया गया है, पूरा सिलेबस जो है एक ही मैराथन क्लास में। और आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, है ना। तो ये जो है ईएमआरएस कंप्यूटर या आईसीटी का सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ना। तो इससे जो है हम लोग इस टॉपिक से जो है 10 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ईएमआरएस लेवल के हैं। और इसी तरह हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन हम लोग जो है बनाए। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका जो है आंसर दिया गया है और एक्सप्लेन करके पूरा टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन का जो है ना, तो आंसर इस तरह दिया गया है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी सभी क्वेश्चन का जो है लास्ट में दिया गया है, एक्सप्लेन्ड आंसर, है ना। तो इस तरह ये पूरा नोट्स जो है डिज़ाइन किया गया है ना। तो इससे आपका पूरा होलिस्टिक कवर हो जाएगा आईसीटी का एक ही वीडियो में, है ना, मैराथन क्लास में। तो आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और ये ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए एक कोर्स तैयार किया गया है, लेकिन ये अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे एनबीएस केबीएस का हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, तो क्योंकि आईसीटी या कंप्यूटर तो बदल नहीं जाएगा, तो उन सब एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए भी या उतनी ही महत्व रखता है जो है ना, वीडियो आपके लिए। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना, से है। इसमें पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? माउस, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर, है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो सीपीयू से प्रश्न आ जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है यूनिट कहा जाता है ना। और माउस से प्रश्न आता है कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है ना। तो माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब इनपुट डिवाइस है ना। तो मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है ना। तो इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रश्न आता है ना। और कंप्यूटर के फंक्शन में, है ना, जो प्रश्न आता है कि इनपुट डिवाइस क्या है ना। फिर आपका प्रोसेसिंग जो डिवाइस होता है ना, जिसमें आपका सीपीयू वगैरह आता है। सीपीयू के ही पार्ट होते हैं आपके एएलयू, है ना, एएलयू पार्ट होता है। फिर सीयू पार्ट होता है ना। फिर स्टोरेज वाला जो पार्ट होता है, मेमोरी वगैरह। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस तरह जो है इनपुट और आउटपुट और सीपीयू कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं, है ना। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, है ना। तो जो कंप्यूटर हमारा है वो अब बाइनरी जो है संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है। 0 और 1 के जो है ना, ये बाइनरी डिजिट होते हैं, इसी का जो है कंप्यूटर प्रयोग करता है हमारा, है ना। तो पूछता भी है बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं। 0-1 को जो है बाइनरी डिजिट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 केबी में आपकी 1024 बाइट्स होते हैं, है ना। और 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, है ना। तो 1 बाइट्स में आपके कितने बिट्स होते हैं? तो आपके 8 बिट्स होते हैं, है ना। और हाफ बाइट को क्या कहता है? आपके हाफ अगर बाइट्स पूछा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एक निबल कहा जाता है ना। हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है ना। तो निबल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन है ना। तो इनपुट डिवाइस अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि इनपुट डिवाइस में देखिए आपका प्रिंटर है कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है कि स्पीकर है। देखिए प्रिंटर आपका क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है आपका जो है प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना। जबकि कीबोर्ड हो गया आपका जो है इनपुट डिवाइस है ना। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है आपका।
और माउस आपका जो है ना, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। OCR MCR जो है ना, तो ये सब जो है क्या है आपका इनपुट डिवाइस होता है। जबकि स्पीकर हुआ आपका, प्रिंटर हुआ, वेब कैम क्या है आपका, ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम हुआ, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज़ मेमोरी है ना, कैसे मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। तो सबसे तेज़ जो मेमोरी आपकी है वो कैसे मेमोरी होती है ना। और रैम और रोम आपका जो है, देखिए रैम और रोम से प्रश्न कैसे, जैसे मेमोरी के भाग पूछते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मेमोरी आपका दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है ना, प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है ना। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और या इंटरनल मेमोरी कहते हैं इसी को, है ना। और सेकेंडरी मेमोरी को जो है आपका एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, है ना। तो इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट आपके होते हैं रैम और रोम, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी के ही होते हैं आपके पार्ट रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम होते हैं, है ना। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, इसका जो है पूछता है फुल फॉर्म भी। और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो रैम आपका टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, पूछा गया है एग्जाम में कि क्या है, टेम्परेरी है और वोलेटाइल इन नेचर है ना। तो ये भी पूछता है ना कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, तो वोलेटाइल होता है। और रोम आपका क्या है, ये परमानेंट मेमोरी में आता है ना। तो परमानेंट है, साथ ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। तो ये रैम और रोम से प्रश्न आता है, इसके फुल फॉर्म से आता है, और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से प्रश्न आता है ना। और इस तरह ये जो है, और कैसे मेमोरी भी आपका जो है प्राइमरी मेमोरी में ही आता है ना। और ये भी जो है आपका वोलेटाइल इन नेचर होता है ना। ये भी टेम्परेरी ही होता है। तो कैसे भी आपका वोलेटाइल होता है। और बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं सब नॉन वोलेटाइल होते हैं, परमानेंट मेमोरी में वो सब आते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सा है। देखिए प्रश्न आ भी गया है ना, कि कंप्यूटर का जो है परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रैम, रोम, कैश या रजिस्टर। तो अभी हम लोगों ने देखा परमानेंट मेमोरी क्या है, रोम आपका है। जबकि रैम, कैश और रजिस्टर सब क्या है आपके टेम्परेरी मेमोरी है ना। और रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। और एक ये जो है नॉन वोलेटाइल भी होता है ना। तो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ALU किसका हिस्सा है ना। अभी हम कंप्यूटर के फंक्शन में देखे थे, जो कंप्यूटर जो फंक्शन करता है, इनपुट होता है, फिर आपका प्रोसेसिंग, है ना, फिर आपका आउटपुट, है ना। तो इसी में आपका CPU है ना, जो प्रोसेसिंग करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ALU, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, CU, फिर आपका स्टोरेज मेमोरी आ जाता है ना। तो इस तरह जो है ALU किसका पार्ट है, तो आपका CPU का पार्ट होता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसको आपका ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। और मॉनिटर क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। CPU आपका प्रोसेसिंग है ना। रीड इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हो गया आपका वोलेटाइल और टेम्परेरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो है सुनेशन हम लोग देखते भी चलेंगे। और BIOS किसके लिए इस्तेमाल होता है, बूटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्कैमिंग या गेमिंग के लिए। तो BIOS किसके लिए होता है, बूटिंग के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या है ना। कीबोर्ड, पेन ड्राइव, मॉनिटर और माउस, है ना। तो देखिए आपका जो कीबोर्ड है, माउस है ना, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक। आपका जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। और जो पेन ड्राइव है आपका, ये स्टोरेज डिवाइस है ना। ये आपका स्टोरेज डिवाइस है ना। तो पेन ड्राइव किस में आता है, स्टोरेज। और ये सेकेंडरी मेमोरी है ना। पेन ड्राइव कैसा है, तो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना। एक्सटर्नल मेमोरी भी इसे कहते हैं ना। और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं सब, है ना। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट होते हैं, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, CPU को फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हम लोगों ने देखा ना कि CPU फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमको सेंट्रल है ना कि कंट्रोल है। सेंट्रल और प्रोसेस नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग है और यूनिट है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना।
सीपीयू को, इसी को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है इसे, है ना। तो सीपीयू और इसी के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू, है ना, स्टोरेज, और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब आइए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग देखते हैं, है ना। ये दूसरा जो हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो प्रश्न इसमें है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? गेम चलाना, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस, सी डॉक्यूमेंट्स बनाना, या मेमोरी, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंकिंग का काम या इंटरफेयर का काम करता है ना। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, जीयूआई या कमांड बेस्ड, है ना। तो विंडोज़ तो एक तो मल्टी यूजर भी इसको कहा जाता है ना, लेकिन इसका जो आंसर होगा जीयूआई होगा, क्योंकि जो विंडोज़ होता है उसमें जीयूआई का फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, है ना। तो विंडोज़ एक प्रकार का ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है ना, क्योंकि इसमें टेक्स्ट, वीडियो सब चीज़ें होती हैं। तो एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसे कहा जाता है ना, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। और बाकी विंडोज़ को जो है मल्टी यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी इसको कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न हमारा है कि लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स ओपन सोर्स है, क्लोज्ड सोर्स है, या पेड है, या मोबाइल ओएस है? तो लाइनेक्स क्या है आपका? ओपन सोर्स है ना। तो लाइनेक्स क्या है आपका? ओपन सोर्स है, ये सत्य होगा आपका, है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो है ना, क्योंकि इसमें कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी इसको पढ़ लिख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एंड्रॉयड किस कर्नल पर आधारित होता है? एंड्रॉयड आपका यूनिक्स पे, विंडोज़ पर, या लाइनेक्स पर, या आईओएस पर? तो एंड्रॉयड किस कर्नल पर आधारित होता है? तो लाइनेक्स कर्नल पर आधारित होता है ना। और आईओएस को कौन बनाया था ये भी पूछता है। आईओएस को तो एप्पल जो है ना, एप्पल के द्वारा इसको जो है बनाया गया, है ना। और विंडोज़ को गूगल के द्वारा, है ना। ये सब भी मतलब पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टास्क मैनेजर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? विंडोज़ में, एंड्रॉयड में, लाइनेक्स में, या आईओएस में, है ना। तो टास्क मैनेजर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? तो टास्क मैनेजर किस में होता है आपका? ये आपका विंडोज़ में होता है ना। जो टास्क मैनेजर होता है आपका ये विंडोज़ में होता है आपका, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन .exe किसके लिए है? तो फाइल एक्सटेंशन exe जो है .exe जो है वीडियो के लिए है, या एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, ऑडियो अथवा डॉक्यूमेंट के लिए है? तो फाइल एक्सटेंशन .exe किसके लिए होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए होता है ना। तो ऑप्शन बी सत्य होगा, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, MS वर्ड, लाइनेक्स, iOS, है ना। तो इसमें कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, लाइनेक्स, iOS जो है एप्पल के द्वारा निर्मित किया गया था, एप्पल के द्वारा जो है, और विंडोज़ आपका गूगल के द्वारा, है ना। तो ये जो है आपका MS वर्ड क्या है? क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ना। एक आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी में आपके जैसे आपके जो वायरस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह से संबंधित होते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड ये सब होता है। एप्लीकेशन में जो MS वर्ड वगैरह होते हैं, है ना, किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं। MS वर्ड हुआ, पेंट वगैरह हुआ, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि iOS किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि iOS जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो एप्पल के द्वारा बनाया गया था, है ना। माइक्रोसॉफ्ट के इसके द्वारा जो है गूगल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है? मेमोरी एलोकेशन के द्वारा, डिस्क क्लीनअप के द्वारा, फॉर्मेटिंग के द्वारा, या डीफ्रैगमेंटिंग के द्वारा, है ना। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, तो मेमोरी एलोकेशन के द्वारा जो है यह मैनेज करता है ना। तो आंसर आपका ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फाइल मैनेजमेंट कहाँ पे होता है आपके, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में, रैम में, सीपीयू में या मॉनिटर में, है ना। तो फाइल का मैनेजमेंट जो होता है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो MS ऑफिस से है ना, कि MS ऑफिस से कैसे प्रश्न जो है आते हैं और प्रीवियस ईयर के भी कुछ इसमें प्रश्न इंक्लूड है। तो पहला प्रश्न है कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किससे खुलता है, तो Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+K, है ना। तो जो आपका जो नया डॉक्यूमेंट खुलता है वो Ctrl+N से होता है ना। Ctrl+N से आपका नया डॉक्यूमेंट खुलता है, और जबकि S से क्या होता है, आपका सेव होता है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल में जो है फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, प्लस से, स्टार से, सम से या @ से, है ना। तो जो फार्मूला शुरू होता है MS एक्सेल में आपका वह सम से होता है ना, इक्वल जो होता है आपका चिन्ह। पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो होता है किससे शुरुआत होता है, तो आपका F2, F5 या F7 या F12, है ना। तो जो पावर पॉइंट शुरू होता है आपका वह F5 से होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि MS वर्ड डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ए आपका .xls, बी आपका .pptx, सी आपका .docx और डी है आपका .txt, है ना। तो आपका जो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वह आपका .docx होता है ना। तो आपका आंसर जो होगा सी होगा, है ना। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, क्या होता है, उससे क्या होता है ना। टेबल बनता है, सेल बनता है, सीट होता है या बॉक्स होता है ना। तो आपका रो और कॉलम से क्या बनता है, सेल बनता है ना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि MS एक्सेल में जो है सबसे बड़ी वर्कबुक को क्या कहते हैं, पेज, सीट, सेल या टेबल, है ना। तो सबसे बड़े वर्कबुक क्या कहा जाता है, तो सीट कहा जाता है ना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग किया जाता है ना। तो पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डाटाबेस के लिए या कोडिंग के लिए, है ना। तो पावर पॉइंट किसके लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऑप्शन बी होगा, आप कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि MS वर्ड में बोल्ड के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D, Ctrl+I, है ना। तो आपके बोल्ड के लिए, है ना, मतलब कोई अक्षर अगर उसको बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो किसके लिए कौन सा जो है शॉर्टकट कीज करते हैं, तो Ctrl+B करते हैं। और Ctrl+C किसके लिए करते हैं, है ना, तो एक कॉपी करने के लिए किया जाता है ना। अब Ctrl+V जो होता है ना, Ctrl+V जो है ये पेस्ट करने के लिए होता है ना। Ctrl+V आपका पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+P आपका जो है प्रिंट करने के लिए होता है ना। Ctrl+P आपका प्रिंट करने के लिए होता है ना। तो आइए अगला हम देखते हैं प्रश्न, MS एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+=, Ctrl+=, Shift+= या नन, है ना। तो ऑटो सम के लिए जो है जो हमारा शॉर्टकट होता है तो Alt+= होता है या सम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ना, MS वर्ड से लास्ट प्रश्न है कि वर्ड आर्ट किस में मिलता है, आपके वर्ड में, MS वर्ड में, कि MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, है ना। तो वर्ड आर्ट जो होता है आपका ये सभी में देखने को मिलता है आपके, चाहे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ या पावर पॉइंट हुआ, ये सभी में देखने को मिलता है ना। अब आइए अगला जो टॉपिक हमारा है कीबोर्ड शॉर्टकट से है ना। कीबोर्ड शॉर्टकट से, है ना, जो शॉर्टकट कीज होते हैं। तो देखिए कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, Ctrl+C, V, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+A, है ना। तो कॉपी करने के लिए हम कौन सा करते हैं, तो Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट करने के लिए, Ctrl+P होता है प्रिंट करने के लिए, Ctrl+A होता है ऑल, मतलब सभी को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये हमारे शॉर्टकट कीज होते हैं। अब पेस्ट करने के लिए जैसे पूछा है ना, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+P, Ctrl+Z, Ctrl+V, Ctrl+S, है ना। तो पेस्ट करने के लिए कौन सा करते हैं, Ctrl+V, जबकि Ctrl+P किसके लिए, प्रिंट के लिए होता है।
और कंट्रोल प्लस यस किसके लिए होता है, ये सेव करने के लिए होता है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अंडू के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस आर। तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं हम, कंट्रोल प्लस या सभी हम लोगों ने देखा, कंट्रोल प्लस ए होता है आल सभी को सिलेक्ट करने के लिए होता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सिलेक्ट आल करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस ए सभी को सिलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, F2, F5, F9 या F12। तो रिफ्रेश करने के लिए F5 जो है फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। रीनेम करने के लिए किस जो है फंक्शन कीज का प्रयोग करते हैं, F1, F2, F3, F4, है ना। तो रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि ओपन रन डायलॉग बॉक्स, ओपन रन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग जो है विंडो प्लस आर, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस टी, विंडो प्लस एल, है ना। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो विंडोज़ प्लस आर का प्रयोग करते हैं ना। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉक स्क्रीन जो है करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एल करते हैं या विंडोज़ प्लस एल करते हैं, आल्ट प्लस एल करते हैं, शिफ्ट प्लस एल करते हैं, है ना। तो लॉक करने के लिए हम लोग विंडोज़ प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्क्रीन शॉट लेने के लिए कौन सा की प्रयोग करते हैं, प्रिंट स्क्रीन, F10 या डिलीट या शिफ्ट प्लस एस्केप, है ना। तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन जो है स्क्रीन शॉट लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अगला हमारा टॉपिक है, 5वां टॉपिक है कंप्यूटर टर्म्स और एब्रीविएशन से प्रश्न है ना। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाईटेक मशीन लर्निंग या हाइपर ट्रांसफर मार्क लैंग्वेज या नन, है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिपोर्ट लिंक, यूजर रेफरेंस लिंक या नन, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए PDF का फुल फॉर्म देखते हैं कि PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेबल डेटा फाइल या नन। तो इसका क्या होता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है इसी एक PDF का फुल फॉर्म होता है ना। तो एब्रीविएशन या फुल फॉर्म से अधिकतम कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना होगा, है ना। अब आइए CPU का फंक्शन क्या होता है, कैलकुलेशन, कंट्रोल, लॉजिक, है ना। तो सभी जो है CPU के फंक्शन होते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। अगला हम देखते हैं IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो IP एड्रेस 16, 32, 64, 28, 128, है ना। तो 32 जो है बिट का होता है IP एड्रेस हमारा, है ना। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फायर, वायर्ड फाइल या नन, है ना। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड सिस्टम बेस, यूजर सर्विस बस या नन। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, ये USB का फुल फॉर्म होता है। अब आइए रैम का फुल फॉर्म देखते हैं। रैम का फुल फॉर्म रोम का भी हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जबकि रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो इससे अधिक प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इनको हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, है ना। तो लैन का जो फुल फॉर्म है क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क आपका, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि VPN किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए होता है ना, सिक्योर कनेक्शन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ऑडियो के लिए, है ना। तो किसके लिए होता है VPN, सिक्योर कनेक्शन के लिए होता है ना। अब आइए अगला हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क से है, कि कंप्यूटर नेटवर्क की भारत
भारत करें कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है ना। जब नेटवर्क टाइप हम पढ़ेंगे, लैन, मैन, वैन, पैन, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क इसका होता है ना। लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म इसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये सब जो है नेटवर्क टाइप्स होते हैं। और सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है आपका, है ना, तो वो क्या होता है आपका, पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैन, वैन जो है सबसे बड़ा होता है, जिसपे इंटरनेट वगैरह काम करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क पे, है ना, जो पूरा ग्लोबल स्तर पर कनेक्ट सबको करता है। अब जबकि जो लैपटॉप और कंप्यूटर जो आप पर्सनल यूज़ करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं। और जब एक से अधिक यूजर काम करते हैं तो वो हो जाता है लोकल एरिया, किसी संस्था वगैरह में देखने को मिलता है ना। इंटरनेट का कौन सा नेटवर्क है, इंटरनेट कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, क्योंकि वैश्विक स्तर पर काम करता है ना। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, ये फुल फॉर्म भी इससे पूछता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला है कि राउटर का उपयोग किसके लिए होता है। तो राउटर का उपयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए, पिंड करने के लिए, स्टोरेज के लिए या ऑडियो के लिए। तो राउटर का उपयोग नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए होता है ना। राउटर क्या है कि विभिन्न जो है नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि हब जो है किस लेयर पर काम करता है। हब आपका, तो हब किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल पे, नेटवर्क पे, या ट्रांसपोर्ट पे, या एप्लीकेशन पे। तो हब किस पे है, फिजिकल लेयर पे काम करता है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि आईपी एड्रेस किसका होता है, डिवाइस का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का, या प्रिंटर कैटरेज का, है ना। तो आईपी एड्रेस किसका होता है, आपके डिवाइस का होता है, ठीक है। और बाकी कीबोर्ड वगैरह पढ़े थे, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है आपका, है ना। तो कीबोर्ड इनपुट हो गया, है ना, और मॉनिटर आपका आउटपुट हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कौन से एग्जांपल हैं, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई, या सभी, है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, ये ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई, सभी आपके जो डिवाइस है ये सभी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पैकेट स्विचिंग किस में होता है, इंटरनेट में, माउस में, रैम में, या प्रिंटर में। तो पैकेट स्विचिंग किस में होता है आपके, तो इंटरनेट में जो है, इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, ठीक है। और माउस वगैरह आपके जो है, इससे देखिए प्रश्न पूछा गया, इनपुट डिवाइस है। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, वोलेटाइल इन नेचर, टेम्परेरी मेमोरी। प्रिंटर आपका आउटपुट है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है, नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार, रिंग, बस, है ना। तो ये सभी जो है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, ठीक है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टार के रूप में, है ना, बस के रूप में, तो रिंग के रूप में, ठीक है। इस तरह जो है ये टाइपोलॉजी को प्रकार होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे सिक्योर टोपोलॉजी क्या होता है नेटवर्क का, बस, स्टार, मेश, या रिंग, है ना। तो जो सबसे सिक्योर होता है आपका मेश टोपोलॉजी होता है, वो सबसे सिक्योर माना जाता है। मोडेम, अब देखिए इसका जो है ऑप्शन गायब हो गया है। मोडेम देखिए क्या काम होता है, मोडेम का इसका फुल फॉर्म पूछता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ना। तो ये इसका जो है आंसर है। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, साइबर सिक्योरिटी से, कि वायरस क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, या ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो वायरस क्या है आपका, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ना, जो आपके कंप्यूटर को जो है हार्म पहुंचाता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि देखिए जब हम कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ते हैं, है ना, कंप्यूटर के पार्ट जो है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं, है ना। तो आपके हार्डवेयर आते हैं, है ना, हार्डवेयर में आते हैं वे चीज़ जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना, या टेंजिबल इन नेचर होते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, है ना, और आपके यूजर होते हैं, है ना, डेटा होता है। ये सब जो है कंप्यूटर के पार्ट है, कंप्यूटर के भाग माने जाते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक प्रोग्राम तरीके से काम करते हैं ना, जिसको आप देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर भी होते हैं जो फिजिकल इन नेचर होते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये तो इसी प्रकार हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपका मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, एक हार्डवेयर है। और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, एंड्रॉयड, है ना, और विंडोज वगैरह ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, है ना। तो इस तरह क्या है
ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए आपका, है ना, कि आपका न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5, आपका नेम या बर्थ डेट होना चाहिए, सिंबल नंबर लेटर्स होना चाहिए, डी या ओनली लेटर्स होना चाहिए, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिससे आपको कहीं न कहीं थ्रेट से सुरक्षा मिलता है ना, इससे आपका जो है कहीं न कहीं लीक होने का चांस कम रहता है। तो आपका सिंबल नंबर और लेटर सभी का प्रयोग करना चाहिए, इससे जो पासवर्ड बनता है आपका स्ट्रॉन्ग बनता है ना। और फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, गेमिंग के लिए। तो फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपके सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है ना। इससे कहीं न कहीं वायरस वगैरह या मालवेयर वगैरह इससे क्या है सुरक्षा मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है फिशिंग का क्या मतलब होता है? फिशिंग क्या है? फेक ईमेल फ्रॉड है, या हार्डवेयर क्लीनिंग है, या एंटीवायरस है, या नन है ना। तो फिशिंग क्या है? एक प्रकार का फेक ईमेल या फ्रॉड होता है जो आपको कहीं न कहीं अवांछित ईमेल प्राप्त होता है जिसके माध्यम से आपको जो है फ्रॉड किया जाता है आपसे जो है ना। तो एक प्रकार का फेक ईमेल या होता है ना, जो कुकीज़ के माध्यम से इस तरह आपके मोबाइल पे आता है, जिससे साइबर अपराध होता है उससे, है ना। रैनसमवेयर क्या है, क्या करता है? तो फाइल इनक्रिप्ट करके पैसा मांगता है, फाइल डिलीट करता है, या कीबोर्ड डैमेज करता है, प्रिंटर जाम करता है ना। तो रैनसमवेयर क्या करता है? तो फाइल इनक्रिप्ट करके पैसा मांगता है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा का अनरीडेबल बनाना, डेटा डिलीट करना, डेटा कॉपी करना, डेटा शेयर करना, है ना। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा को अनरीडेबल बनाना, है ना। इससे क्या है कि डेटा अनरीडेबल हो जाता है, आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। और इसको अगर मतलब रीडेबल बनाना होगा तो इसके लिए कुछ पासवर्ड वगैरह या कुछ वो चाहिए होगा, है ना। तो इनक्रिप्ट डेटा को जो है कोई देख नहीं सकता है ना। OTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो OTP 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, कॉलिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए, है ना। तो OTP जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि एंटी वायरस का काम क्या होता है? वायरस डिटेक्ट करना, रिमूव करना, प्रिंटिंग करना, शट डाउन करना, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो एंटीवायरस क्या होता है कि ये वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करने का काम करता है आपके लैपटॉप या मोबाइल में, ठीक है। HTTPS में यस का क्या मतलब होता है? सिक्योर होता है, सिस्टम होता है, सर्वर होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना। तो यस का मतलब क्या होता है? सिक्योर, है ना। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए पिछले एग्जाम में आपके। साइबर क्राइम रिपोर्ट, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया तो रिपोर्ट करने के लिए कौन सा नंबर का प्रयोग करते हैं? जैसे होता है ना कि आपको हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं, पुलिस के लिए अलग होता है ना, हॉस्पिटल के लिए अलग होते हैं। तो उसी प्रकार साइबर क्राइम के लिए जो है किस पे रिपोर्ट करेंगे? तो 1930 है ना, 1930 जो है ये साइबर क्राइम से संबंधित रिपोर्ट करने के लिए होता है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है इंटरनेट से, है ना। इंटरनेट से है प्रश्न कि इंटरनेट किस पर आधारित होता है? पैकेट स्विचिंग पर, या सर्किट स्विचिंग पर, केबल स्विचिंग, या नेटवर्क प्रिंटिंग पर, है ना। तो इंटरनेट किस पे आधारित होता है? तो पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता है ना। अब आगे देखते हैं कि वेब पेज किस भाषा में बनते हैं? HTML पर, C++ पर, पाइथन पर, या जावा पर, है ना। तो वेब पेज किस पे बनते हैं आपके? HTML पर, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, नहीं ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐप है, या प्रिंटर है? तो गूगल क्रोम क्या है? एक प्रकार का ब्राउज़र होता है, ठीक है, जिसमें हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, या HTTP, या POP3 जो है ना। तो आपके जो है ईमेल सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल कौन सा होता है? FTP, SMTP, IMAP, या POP3, है ना। तो डाउनलोड करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वेब वर्ड, नन, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है आपका, है ना। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जो है विंड सर्फ को कहा जाता है,
या मार्क जुकरबर्ग को, बिल गेट्स को, या एलन टरिंग को, है ना। तो जो इंटरनेट के जनक हैं उन्हें विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करने से क्या होता है। स्टोरेज फ्री होता है, फ़ोन ऑफ होता है, वायरस डिलीट होता है, या रैम बढ़ता है ना। तो जो ब्राउज़र हिस्ट्री आप डिलीट कर दें तो स्टोरेज आपका फ्री हो जाता है ना, खाली हो जाता है आपका स्टोरेज इससे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रिंट इंटरपेज, या इनबिल्ट प्रोटोकॉल, है ना। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न की लास्ट प्रश्न है कि वाईफाई की रेंज बढ़ाने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं। रिपीटर का, राउटर का, स्विच का, या हब का, है ना। तो इंटरनेट का रेंज बढ़ाने के लिए आपको रिपीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस तरह जो है हमारा जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और ये इसके आंसर दिए गए हैं। बाकी एक्सप्लेन्ड आंसर जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे दिए गए हैं आपके इस पीडीएफ में, है ना, एक्सप्लेन्ड आंसर सभी का। तो इस तरह ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस कवर करता है आपके, है ना। जो आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं या जो आने की संभावनाएं इससे बनते हैं, है ना। तो इस तरह ही हमारा एग्ज़ाम का जो पूरा सिलेबस है हम लोगों ने कंप्लीट किया टॉपिक वाइज। और इसी तरह अगर ये हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और चाहते हैं कि कुछ और बेहतर किया जाए तो अपना सुझाव आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। तो TDS एकेडमी आपके लिए लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है ना। तो अगर आपको प्रयास अच्छा लगा रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।